अध्याय 19 शेर और सांप। हैरी को अगले 2 सप्ताह तक ऐसा लगा जैसे वो अपने सीने में किसी तरह का ताबीज लेकर चल रहा हो। इस रहस्य के कारण उसे अमृत की क्लासों में बड़ा सहारा मिला। जब वे अपनी बाहर निकलती भयंकर आंखों से उसे घूरती थी तो इसी वजह से वह बदले में बेजान तरीके से मुस्कुरा सकता था। वह और डीए उनकी नाक के नीचे उनका विरोध कर रहे थे। वे वही काम कर रहे थे जिसका उन्हें और मंत्रालय को सबसे ज्यादा डर था। जब भी हैरी उनकी क्लास में वल्बर्ट स्किंकहार्ट की पुस्तक पढ़ता था तो वह पिछली मीटिंगों की संतुष्टि भरी यादों में खोया रहता था। वह याद करता था कि किस तरह नेविल ने सफलतापूर्वक हरमाइनी को निरस्त किया था, किस तरह 3 मीटिंगों की कड़ी मेहनत के बाद कॉलिन क्रीवी ने बाधा मंत्र में महारत हासिल कर ली थी, और किस तरह पार्वती पाटिल ने इतना अच्छा लघुकारक शाप किया था कि मुखबिर यंत्र वाली टेबल चूर चूर हो गई थी। डीए की मीटिंग के लिए कोई निश्चित दिन चुनना लगभग असंभव था, क्योंकि 3 अलग अलग टीमों की क्विडिच प्रैक्टिस का ध्यान रखना पड़ता था, जिनकी तारीखें खराब मौसम के कारण अक्सर आगे पीछे होती रहती थीं। बहरहाल हैरी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। उसे लग रहा था कि मीटिंग का समय बदलते रहना शायद ज्यादा अच्छा है। अगर कोई उन पर नजर रख रहा होगा तो उसके लिए यह समझना ज्यादा मुश्किल होगा। जल्दी ही हरमाइनी ने सभी विद्यार्थियों को अगली मीटिंग की तारीख और समय बताने का एक बहुत चतुराई भरा तरीका खोज निकाला। उसने कहा कि आपातकालीन स्थिति में तारीख बदलने के लिए यह बहुत उपयोगी रहेगा। उसने कहा कि अगर विद्यार्थी बड़े हॉल में एक दूसरे से बातें करने के लिए बार बार दूसरे हाउस की टेबलों पर जाते हैं तो यह बहुत संदिग्ध लगता है। हरमाइनी ने डीए के हर विद्यार्थी को एक नकली गैलियन दे दिया। रॉन तो गैलियनों से भरी बास्केट को देखकर बहुत रोमांचित हो गया, क्योंकि उसे लगा कि हरमाइनी सचमुच सोना बांट रही है। चौथी मीटिंग के आखिर में हरमाइनी ने एक गैलियन को ऊपर उठाकर कहा, सिक्कों के किनारे पर अंक दिख रहे हैं। सिक्का मशालों की रोशनी में पीला चमक रहा था। असली गैलियनों पर यह ढालने वाले पिशाच का सीरियल नंबर बताता है। इन नकली सिक्कलों पर यह अंक बदलकर अगली मीटिंग की तारीख और समय बताएंगे। तारीख बदलते समय सिक्के गर्म हो जाएंगे, इसलिए अगर वे तुम्हारी जेब में रहेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हम सबके पास एक एक सिक्का रहेगा, और जब हैरी अगली मीटिंग की तारीख तय करेगा तो वह अपने सिक्के पर अंक बदल लेगा। चूंकि मैंने इन सभी सिक्कों पर विभाजक सम्मोहन कर दिया है, इसलिए सभी के सिक्कों के अंक उसके अंक जैसे हो जाएंगे। हरमाइनी की बात पूरी होने पर खामोशी छा गई। उसने देखा कि सभी विद्यार्थी के चेहरे उसकी तरफ मुड़े हुए थे और थोड़े घबराए हुए दिख रहे थे। हरमाइनी ने अटपटे ढंग से कहा, देखो, मुझे लगा कि यह अच्छा रहेगा। मेरा मतलब है, अगर अम्बरिज हमें अपनी जेब दिखाने के लिए भी कहें तो भी गैलियन लेकर चलने में कोई गलत बात नहीं है ना? लेकिन अगर तुम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो? टेरी बूट ने पूछा। तुम विभाजक सम्मोहन कर सकती हो? हाँ, हरमाइनी ने कहा। बूट धीरे से बोला, लेकिन यह तो NEWT के स्तर का जादू है। हरमाइनी ने विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा। ओह अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। उसने हरमाइनी की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, जब तुम्हारा दिमाग इतना तेज है तो तुम चिलघात में क्यों नहीं हो? हरमाइनी उत्साह से बोली, देखो, चुनने वाली टोपी ने मुझे चीलघात में रखने के बारे में गंभीरता से सोचा था, लेकिन आखिर में उसने गरुड़द्वार का फैसला किया। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम गैलियनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? सहमति की बुदबुदाहट हुई और सभी लोग आगे बढ़कर बास्केट से एक एक सिक्का उठाने लगे। हैरी ने कनखियों से हरमाइनी की तरफ देखा। तुम जानती हो इन सिक्कों से मुझे क्या याद आता है? क्या याद आता है? प्राणभक्षियों के हाथ के निशान। जब वोल्डेमॉर्ट उनमें से एक को छूता है तो सभी के निशान जलने लगते हैं और वे जान जाते हैं कि उन्हें उसके पास पहुंचना है। हाँ, हरमाइनी ने धीरे से कहा। वहीं से मेरे मन में यह विचार आया था, लेकिन इस बात पर ध्यान दो कि मैंने तारीख धातु पर लिखी है, हमारे साथियों के हाथ पर नहीं लिखी है। हाँ, मुझे तुम्हारा तरीका ज्यादा पसंद है, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना गैलियन जेब में डाल लिया। मुझे लगता है कि इनके साथ एकमात्र खतरा यही है कि कहीं ये गलती से खर्च ना हो जाएं। कोई दिक्कत नहीं है, रॉन ने कहा, जो अपनी नकली गैलियन को थोड़ी उदासी से घूर रहा था। मेरे पास तो एक भी असली गैलियन नहीं है, इसलिए मुझे कभी उलझन हो ही नहीं सकती। जब मौसम का पहला क्विडिच मैच पास आने लगा, जो गरुड़द्वार और नागशक्ति के बीच था, तो डीए मीटिंगों को रोकना पड़ा, क्योंकि एंजेलिना हर दिन प्रैक्टिस करने पर जोर दे रही थी।
क्विडिच कप काफी लंबे समय से आयोजित नहीं हुआ था, इसलिए मैच में काफी दिलचस्पी और रोमांच का माहौल बन गया था। चीलघात और मेहनतकश वाले भी इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे थे, क्योंकि आगे चलकर उन्हें भी दोनों टीमों से खेलना था। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धी टीमों के हाउस प्रमुख भी दिलचस्पी लेने में पीछे नहीं थे। हालांकि वे इसे खेल भावना के शालीन अभिनय के नीचे छिपाने की कोशिश करते थे। वे भी अपने हाउस की टीम को जीतते देखना चाहते थे। जब प्रोफेसर मैकगोनागल ने मैच से एक सप्ताह पहले होमवर्क नहीं दिया, तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि वे भी नागशक्ति को हारते देखना चाहती थीं। मुझे लगता है कि तुम लोगों को इस समय काफी कुछ करना है, उन्होंने ऊंचे सुर में कहा। किसी को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, जब तक कि उन्होंने हैरी और रॉन की तरफ देखकर गंभीरता से यह नहीं कहा, लड़कों, मुझे क्विडिच कप को अपनी स्टडी में देखने की आदत पड़ चुकी है और मैं इसे प्रोफेसर स्नेप को नहीं सौंपना चाहती हूँ। इसलिए अतिरिक्त समय का इस्तेमाल प्रैक्टिस के लिए करना, ठीक है? स्नेप भी कम पक्षपात नहीं कर रहे थे। उन्होंने नागशक्ति की प्रैक्टिस के लिए क्विडिच पिच इतनी ज्यादा बार बुक की थी कि गरुड़द्वार वालों को खेलने में मुश्किल आ रही थी। नागशक्ति के खिलाड़ियों ने गलियारा में गरुड़द्वार के खिलाड़ियों पर हमले किए थे, लेकिन स्नेप उनकी शिकायतें सुनने को ही तैयार नहीं थे। एलिसिया स्पिनेट को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि उसकी भौहें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उनसे उसकी आंखें ढक गई और मुंह भी बंद हो गया। लेकिन इसके बावजूद स्नेप ने जोर देकर कहा कि उसने खुद बाल बढ़ाने का सम्मोहन करने की कोशिश की होगी। स्नेप ने उन 14 गवाहों की बात सुनने से इनकार कर दिया, जो साफ कह रहे थे कि जब एलिसिया लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, तब नागशक्ति के कीपर माइल्स ब्लेचली ने पीछे से उस पर जादू किया था। हैरी गरुड़द्वार के अफसरों को लेकर आशान्वित था। वे कभी मेलफॉय की टीम से नहीं हारे थे। यह माना कि रॉन अब भी वुड जितना अच्छा नहीं खेल रहा था, लेकिन वह अपना खेल सुधारने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि एक भी गलती होने के बाद वह आत्मविश्वास खो देता था। एक गोल न बचा पाने पर वह बौखला जाता था और उसके बाद बौखलाहट में बाकी गोल भी नहीं बचा पाता था। दूसरी तरफ हैरी ने देखा कि जब रॉन फॉर्म में होता था तो कई बार बहुत बढ़िया गोल बचा लेता था। एक यादगार प्रैक्टिस में उसने अपने गोल के सामने एक हाथ से झाड़ू पर लटक कर तूफान को इतनी तेज लात मारी कि वह पूरी पिच को पार करता हुआ दूसरे सिरे के गोल में चला गया। बाकी की टीम को लगा कि यह बचाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। उन्हें याद आया कि आयरलैंड की टीम के कीपर बैरी रेयान ने पोलैंड के शीर्ष धावक लेडिस्लॉ जेमोस्की के खिलाफ ऐसा ही एक बचाव किया था। यहाँ तक कि फ्रेड ने भी कहा कि अब वह और जॉर्ज रॉन पर गर्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे गंभीरता से इस बात पर विचार कर रहे थे कि वे सबके सामने यह मान ले कि वह उनका भाई है, जिससे इनकार करने की कोशिश वे पिछले 4 सालों से कर रहे थे। सिर्फ एक ही चीज हैरी को सचमुच परेशान कर रही थी। पिच पर पहुंचने से पहले ही रॉन नागशक्ति की टीम की रणनीति के कारण विचलित होने लगता था। जाहिर है हैरी पिछले 4 साल से उनके ताने सुन रहा था। अरे सुनो पॉटी, मैंने सुना है कि वॉरिंगटन ने कसम खाई है कि वह शनिवार को तुम्हें अपनी झाड़ू पर से गिरा देगा। लेकिन अब यह बात सुनकर उसका खून नहीं खौला, बल्कि वह हंस दिया। उसने पलटकर जवाब दिया, वॉरिंगटन का निशाना इतना खराब है कि अगर वो मेरे पास वाले पर निशाना साध रहा होगा तब मुझे ज्यादा चिंता होगी। यह सुनकर रॉन और हरमाइनी हंस पड़े तथा पेंसी पाकिस्तान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लेकिन रॉन ने कभी अपमान, तानों और धमकियों का अनंत सिलसिला नहीं झेला था। जब नागशक्ति के विद्यार्थी, जिनमें से कुछ 7th ईयर में थे और उससे काफी तगड़े थे, उसके पास से गुजरते समय गलियारों में बुदबुदाते थे, अस्पताल में अपना बिस्तर बुक करवा लिया वीजली, तो वह हंसता नहीं था, बल्कि उसका चेहरा हरा हो जाता था। जब ड्रेको मेलफॉय रॉन के तूफान गिरने की नकल करता था, जो वह हमेशा रॉन के सामने आने पर करता था, तो रॉन के कान लाल हो जाते थे और उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांपने लगते थे कि उस समय जो भी उसके हाथ में होता था वह उसे गिरा देता था। अक्टूबर चीखती हवाओं और गरजती बारिश के साथ खत्म हुआ। नवंबर जमे हुए लोहे की तरह ठंडा था। हर सुबह पाला पड़ता था और बर्फीली हवा चलती थी, जो खुले हाथों और चेहरों पर चुभती थी। बड़े हॉल का आसमान और छत पीले तथा चांदी जैसे भूरे हो गए। हॉगवर्ट्स के आसपास के पहाड़ों की चोटी पर बर्फ जम गई और महल का तापमान इतना कम हो गया कि कई विद्यार्थियों को क्लासों के बीच में गलियारे में चलते समय ड्रैगन की खाल के मोटे दस्ताने पहनने पड़े। मैच की सुबह चमकीली और ठंडी थी। जब हैरी जागा तो उसने रॉन के पलंग की तरफ देखा। वो बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था। उसके हाथ उसके घुटने के चारों तरफ थे और वह शून्य में ताक रहा था। हैरी ने पूछा, तुम ठीक तो हो? रॉन ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। हैरी को याद आया कि एक बार रॉन ने दुर्घटनावश घोंघा वमन सम्मोहन का इस्तेमाल खुद पर कर लिया था। वह उस समय जितना पीला और पसीना पसीना दिख रहा था, उतना ही आज भी दिख रहा था। उस समय की तरह ही आज भी वह अपना मुंह नहीं खोलना चाहता था।
तुम्हें थोड़ा नाश्ता कर लेना चाहिए, हैरी ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा। चलो। जब वे नीचे पहुंचे तो बड़ा हॉल तेजी से भर रहा था। कोलाहल हमेशा से ज्यादा तेज और माहौल ज्यादा जोशीला था। जब वे नाग शक्ति की टेबल के पास से गुजरे तो शोर का तूफान उमड़ पड़ा। हैरी ने चारों तरफ देखा। आमतौर पर दिखने वाले हरे और चांदी जैसे रंग के स्कार्फ तथा हैट के अलावा उन सभी ने एक सफेद बैज लगा रखे थे जो मुकुट के आकार का था। न जाने क्यों उनमें से कईयों ने रॉन की तरफ देखकर हाथ हिलाया और जोर से हंस दिए। हैरी ने पास से गुजरते समय यह देखने की कोशिश की कि बैजों पर क्या लिखा है, लेकिन वह रॉन को जल्दी से उनकी टेबल के पार ले जाना चाहता था, इसलिए वो पढ़ने के लिए ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक पाया। गुरुद्वार की टेबल पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहां हर कोई लाल और सुनहरे रंग में था, लेकिन इस स्वागत से रॉन का उत्साह बढ़ने के बजाय घट गया और उसका बचा कुचा मनोबल भी टूट गया। वो सबसे पास वाली बेंच पर गिर गया, जैसे मरने से पहले आखिरी भोजन कर रहा हो। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं पागल हो गया था जो मैंने एक काम करने के बारे में सोचा। बेवकूफ मत बनो, हैरी ने दृढ़ता से कहा और उसकी तरफ नाश्ते की प्लेट बढ़ाई। तुम अच्छी तरह खेलोगे। मैच से पहले घबराहट सभी को होती है। मैं बहुत खराब खिलाड़ी हूँ, रॉन बोला। मैं घटिया हूँ। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी नहीं खेल सकता। मैं सोच क्या रहा था। खुद पर काबू रखो, हैरी ने गंभीरता से कहा। उस बचाव की याद करो जो तुमने उस दिन अपने पैर से किया था। यहाँ तक कि फ्रेड और जॉर्ज भी कह रहे थे कि सचमुच शानदार बचाव था। रॉन ने बड़ी यातना भरे चेहरे से हैरी की तरफ देखा। वह तो दुर्घटना थी, उसने दुखी होकर फुसफुसाया। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। जब तुम लोगों का ध्यान नहीं था तो मैं अपनी झाड़ू पर से फिसल गया था, और जब मैं वापस चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मेरी लात तूफान पर पड़ गई थी। हैरी ने इस अप्रिय सदमे से जल्दी से उबरते हुए कहा। इसी तरह की कुछ और दुर्घटनाएं हो जाए तो मैच हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, ठीक है ना? हरमाइनी और जिनी उनके ठीक सामने बैठ गई। वे लाल और सुनहरे स्कार्फ्स, ग्लव्स और गुलाब की कली पहने थी। तुम्हें कैसा लग रहा है? जिनी ने रॉन से पूछा, जो अपने नाश्ते के खाली कटोरे के तली में बचे कुचे दूध को इस तरह घूर रहा था जैसे गंभीरता से उसमें डूबने का सोच रहा हो। हैरी ने कहा, वह घबरा रहा है। हरमाइनी ने उत्साह से कहा, यह तो अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि घबराहट के बिना कोई परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सकता। हेलो, उनके पीछे से एक अटपटी और सपनीली आवाज आई। हैरी ने ऊपर देखा। लूना लवगुट चीलघात की टेबल से उनकी तरफ आ रही थी। कई लोग उसकी तरफ घूर रहे थे और कुछ तो खुलकर हंस रहे थे तथा इशारा भी कर रहे थे। उसने आदमकद शेर के सिर के आकार का हैट पहन रखा था जो उसके सिर पर किसी तरह से टिका हुआ था। मैं गुरुद्वार का समर्थन कर रही हूँ, लूना ने अपने हैट की तरफ अनावश्यक रूप से इशारा करते हुए कहा। देखो तो सही यह क्या करता है। उसने अपनी छड़ी से हैट को ठोका। शेर ने अपना मुंह खोला और इतनी असली लगने वाली आवाज में दहाड़ा कि आसपास के सभी विद्यार्थी उछल पड़े। अच्छा है ना? लूना ने खुशी से कहा। मैं चाहती थी कि यह नाग शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले सांप को चबाए भी, लेकिन समय नहीं था। खैर, गुड लक रोनाल्ड। वह दूर चली गई। वे लोग अभी लूना के हैट के सदमे से उभरे भी नहीं थे कि एंजेलिना तेजी से आती दिखी। उसके साथ कैटी और एलिसिया थी। मैडम पॉम्फ्री ने एलिसिया की बोहें ठीक कर दी थी। एंजेलिना बोली, तुम लोग तैयार हो जाओ, हम सीधे पिच पर चलते हैं ताकि हालत का मुआयना कर लें और कपड़े बदल लें। हैरी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हम बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। रॉन को थोड़ा नाश्ता करना है। बहरहाल 10 मिनट बाद ही यह स्पष्ट हो गया कि रॉन अब और कुछ नहीं खा सकता था। हैरी को लगा कि उसे चेंजिंग रूम तक ले जाना ही सबसे अच्छा रहेगा। जब वे टेबल से उठे तो हरमाइनी भी उठ गई और उसने हैरी का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खींच लिया। वो फुसफुसा कर बोली, रॉन को यह मत देखने देना कि नागशक्ति वालों के बैच पर क्या लिखा है। हैरी ने उसकी तरफ सवालिया निगाह डाली, लेकिन उसने चेतावनी में अपना सिर हिलाया। रॉन उनकी तरफ चला आ रहा था और बहुत हताश तथा घबराया हुआ दिख रहा था। गुड लक रॉन, हरमाइनी ने अपने पंजे के बल खड़े होकर उसका गाल चूमते हुए कहा। और तुम्हें भी हैरी। बड़े हॉल के पार जाने पर रॉन थोड़ा होश में आया। उसने अपने गाल का वह हिस्सा छुआ जहां हरमाइनी ने उसे चूमा था। वह थोड़ा हैरान लग रहा था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि अभी भी क्या हुआ था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने चारों तरफ ज्यादा कुछ देख सके, लेकिन हैरी ने नागशक्ति की टेबल के पास से गुजरते समय मुकुट जैसे आकार के बैच पर उत्सुक निगाह डाली और इस बार उसने उस पर लिखे शब्द पढ़ लिए। वीजली हमारा राजा है।
हैरी को यह अप्रिय एहसास हो गया कि इसका मतलब चाहे जो हो, अच्छा कतई नहीं हो सकता। इसलिए वो जल्दी से रॉन को प्रवेश हॉल के पार ले गया और पत्थर की सीढ़ियां उतरकर बर्फीली हवा में पहुंच गया। पाले पड़ी घास उनके पैरों के नीचे आवाजें करने लगी जब वे ढलवा लॉन से होते हुए तेजी से स्टेडियम की तरफ गए। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और आसमान मोती जैसा सफेद था, जिसका मतलब था कि आंखों में सीधी धूप न पड़ने के कारण गेंद दिखने में मुश्किल नहीं आएगी। हैरी ने चलते समय रॉन को यह उत्साहवर्धक बातें बताईं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि रॉन सुन भी रहा था। एंजेलिना पहले ही कपड़े बदल चुकी थी और जब वे चेंजिंग रूम में पहुंचे तो वह टीम के बाकी खिलाड़ियों से बातें कर रही थी। हैरी और रॉन ने अपने दुशाले डाले। रॉन ने कई मिनट तक उसे उल्टा पहनने की कोशिश की, फिर एलिसिया ने उस पर तरस खाकर उसकी मदद कर दी। फिर वे मैच से पहले वाले उत्साहवर्धक भाषण को सुनने के लिए बैठ गए, जबकि बाहर कोलाहल ज्यादा तेज होता जा रहा था क्योंकि दर्शक महल से पिच की ओर आ रहे थे। ठीक है, मुझे अभी अभी नागशक्ति के खिलाड़ियों के नाम पता चले हैं, एंजेलिना ने एक चंपत्र की तरफ देखते हुए कहा। पिछले साल के मारक डेरिक और बोल चले गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंटेग्यू ने उनकी जगह पर अच्छे खिलाड़ियों के बजाय हमेशा की तरह गोरिल्ले रख ली हैं। नए मार्कों के नाम है क्रैब और गॉयल। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। हम जानते हैं, हैरी और रॉन ने एक साथ कहा। अच्छा, वे दोनों इतने निपुण नहीं लगते हैं कि झाड़ू के एक सिरे और दूसरे सिरे में फर्क बता सके, एंजेलिना ने अपने चंपत्रों को दोबारा जेब में रखते हुए कहा। लेकिन मैं तो हमेशा इस बात पर हैरान हो जाती थी कि डेरिक और बोल्ट बिना साइन पोस्ट के पिच पर उतरने में कामयाब कैसे हो जाते थे। हैरी ने उसे आश्वस्त किया। क्रैब और गोयल भी वैसे ही हैं। दर्शक दीर्घा की बेंचों पर हजारों कदमों के चढ़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग गा रहे थे, हालांकि हैरी को गीत के बोल नहीं सुनाई दे रहे थे। वह घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसकी घबराहट रॉन की तुलना में कुछ नहीं थी। रॉन तो अपना पेट पकड़कर सामने की तरफ घूर रहा था। उसका जबड़ा कसा हुआ था और चेहरे का रंग पीला भूरा हो गया था। समय हो गया, एंजेलिना ने अपनी घड़ी देखते हुए धीमी आवाज में कहा। शाबाश खिलाड़ियों, गुड लक। टीम उठकर खड़ी हुई और अपनी झाड़ुएं कंधे पर रखकर एक लाइन में चेंजिंग रूम से बाहर निकलकर धूप में पहुंच गईं। दर्शकों ने शोर मचाकर उनका स्वागत किया, जिसमें हैरी को अब भी गानों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन ये तालियों और सीटियों की आवाज के कारण दब गई थी। नागशक्ति की टीम खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही थी। वे भी चांदी के मुकुट जैसे आकार के बैज पहने हुए थे। नया कप्तान मॉन्टेग्यू डडली डसली की कदकाठी का था और उसकी विशाल बाहें बालों वाले सुअर जैसी थीं। उसके पीछे क्रैब और ग्वाइल भी मंडरा रहे थे, जो उसके जितने ही भारी भरकम थे। धूप में मूर्खों की तरह आंखें मिचमिचाते हुए वे मार्को के नए बल्ले घुमा रहे थे। मेलफॉय एक तरफ खड़ा था। उसके सफेद सुनहरे बाल धूप में चमक रहे थे। उसकी नजरें हैरी से मिली और वह अपने सीने पर लगे बैज को थपथपाते हुए मुस्कुरा दिया। कप्तानों, हाथ मिलाओ, रेफरी मैडम हूच ने आदेश दिया। एंजेलिना और मॉन्टेग्यू एक दूसरे के सामने पहुंचे। हैरी जानता था कि मॉन्टेग्यू एंजेलिना की उंगलियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने दर्द का कोई भाव चेहरे पर नहीं आने दिया। अपनी झाड़ू पर चढ़ जाओ, मैडम हूच ने अपने मुंह से सीटी लगाई और बजा दी। सारी गेंदें हवा में उड़ने लगी और 14 खिलाड़ी भी। अपनी आंख के कोने से हैरी ने देखा कि रॉन गोल पोस्ट की तरफ उड़कर जा रहा था। हैरी ऊपर की तरफ गया, एक पहलवान को चकमा दिया और सुनहरी झलक की तलाश में पूरी पिच पर चक्कर लगाने लगा। स्टेडियम की दूसरी तरफ ड्रेको मैलफॉय भी ठीक यही कर रहा था। और यह जॉनसन है, जॉनसन के पास तूफान है। यह लड़की कितनी बढ़िया खिलाड़ी है। मैं बरसों से बात कह रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी वो मेरे साथ घूमने के लिए तैयार नहीं होती है। जॉर्डन, प्रोफेसर मैकगोनिगल चिल्लाई। सिर्फ मजाक कर रहा था प्रोफेसर। इससे सुनने वालों की दिलचस्पी बढ़ती है और उसने वॉरिंगटन को चकमा दे दिया है। उसने मॉन्टेग्यू को पार कर लिया है। उसे आउच, पीछे से क्रैब ने पहलवान से मार दिया है। मॉन्टेग्यू ने तूफान को पकड़ लिया है। मॉन्टेग्यू पिच पर चला जा रहा है। जॉर्ज वीजली ने बहुत बढ़िया पहलवान मारा। पहलवान सीधे मॉन्टेग्यू के सिर पर पड़ा। उसके हाथ से तूफान छूट गया, जिसे केटी बेल ने पकड़ लिया। गुरुद्वार की केटी बेल ने एलिसिया स्पिनेट को पास दिया है और स्पिनेट चल दी है। ली जॉर्डन की कमेंट्री पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी और हैरी उसे सुनने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि हवा उसके कान में सीटी बजा रही थी और दर्शक पूरी तेजी से चिल्ला तथा गा रहे थे। वॉरिंगटन को चकमा दिया, पहलवान से बची, करीबी मामला, एलिसिया और दर्शकों को मजा आ रहा है। जरा सुने तो सही वे लोग क्या गा रहे हैं।
और जब ली सुनने के लिए रुका तो दर्शक दीर्घा के नागशक्ति वाले खंड वाले हरे और चांदी जैसे रंग के समुद्र में से गाने का स्वर तेज और स्पष्ट हो गया। वीजली एक भी गोल नहीं बचा सकता, वह एक भी रिंग सुरक्षित नहीं रख सकता, इसलिए नागशक्ति का हर विद्यार्थी गाता है कि वीजली हमारा राजा है। वीजली कूड़े घर में पैदा हुआ है, वह हमेशा तूफान छोड़ देता है। वीजली हमें जिताएगा क्योंकि वीजली हमारा राजा है, ली चिल्लाया। और एलिसिया ने वापस एंजेलिना को पास दिया। गीत के बोल सुनकर हैरी का खून खौलने लगा। वह जानता था कि ली तेज आवाज में चिल्लाकर उस गाने को दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि खिलाड़ी उस गीत के बोल न सुन पाए। शाबाश एंजेलिना, उसे अब सिर्फ कीपर को ही चकमा देना है। उसने गेंद फेंकी। नागशक्ति के कीपर ब्लेचली ने गोल बचा लिया। उसने तूफान वॉरिंगटन की तरफ फेंक दिया जो उसे लेकर भागा तथा एलिसिया और कैटी के बीच से निकला। जब वो रॉन के करीब आता गया तो नीचे से गाने की आवाज तेज होती गई। वीजली हमारा राजा है, वीजली हमारा राजा है, वह हमेशा तूफान छोड़ देता है, वीजली हमारा राजा है। हैरी खुद को नहीं रोक पाया। उसने सुनहरी गेंद की तलाश छोड़ दी और मुड़कर रॉन को देखने लगा। विशालकाय वॉरिंगटन रॉन की तरफ तेजी से जा रहा था और रॉन पिच के आखिरी छोर पर तीनों रिंग्स के सामने मंडरा रहा था। और वॉरिंगटन तूफान के साथ गोल की तरफ बढ़ रहा है, पहलवानों की पहुंच से दूर है, सामने सिर्फ कीपर है। तभी नागशक्ति के स्टैंड से जोरदार आवाज सुनाई दी। वीजली एक भी गोल नहीं बचा सकता, वह एक भी रिंग सुरक्षित नहीं रख सकता। तो ये गुरुद्वार के नए कीपर वीजली का पहला इम्तिहान है, जो फ्रेड और जॉर्ज नाम के मारक बंधुओं का भाई है और टीम का नया खून है। हिम्मत रखो रॉन। लेकिन खुशी की आवाजें नागशक्ति के सिरे से आईं। रॉन ने तेजी से गोता लगाया। तूफान उसके दोनों फैले हुए हाथों के बीच से होता हुआ बीच वाले रिंग में चला गया। भीड़ की तालियों और सीटियों के बीच ली की आवाज आई, नागशक्ति ने गोल कर दिया। नागशक्ति 10-0 से आगे है। बदकिस्मती थी रॉन। नागशक्ति के विद्यार्थी और तेजी से गाने लगे। वीजली कूड़े घर में पैदा हुआ है, वह हमेशा तूफान छोड़ देता है। तूफान एक बार फिर गुरुद्वार के पास है और केटी बेल पिच पर सर पर जा रही है, ली बहादुरी से चिल्लाया। हालांकि गाना अब इतना कान फोड़ू हो चुका था कि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वीजली हमें जिताएगा, वीजली हमारा राजा है। हैरी, तुम क्या कर रहे हो? एंजेलिना चीखी और उसके पास से उड़ती हुई केटी की बराबरी पर पहुंची। चलो उड़ो। हैरी को एहसास हुआ कि वह 1 मिनट से भी ज्यादा समय से हवा में स्थिर होकर मैच देख रहा था और सुनहरी गेंद को खोजने की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। दहशत से उसने गोता लगाया और दोबारा पिच के चक्कर काटने लगा। उसने चारों तरफ घूरा और भीड़ के उस गीत को नजरअंदाज करने की कोशिश की जो स्टेडियम में गूंज रहा था। वीजली हमारा राजा है, वीजली हमारा राजा है। उसे सुनहरी गेंद कहीं नजर नहीं आई। उसकी तरह ही मेलफॉय भी स्टेडियम के चक्कर लगा रहा था। वे पिच के चारों तरफ बीच में एक दूसरे के पास से गुजरे और विपरीत दिशा में चले गए। हैरी ने सुना कि मेलफॉय जोर जोर से गा रहा था, वीजली कूड़े घर में पैदा हुआ है। ली गरजा। और एक बार फिर वॉरिंगटन के पास तूफान है। उसने प्यूसी को पास दिया, प्यूसी ने स्पिनेट को पार किया। शाबाश एंजेलिना, तुम उसे छीन सकती हो, लेकिन वह नहीं छीन पाई। लेकिन फ्रेड वीजली के शानदार पहलवान ने, मेरा मतलब है जॉर्ज वीजली, ओह किसे परवाह कि ये काम किसने किया। उस पहलवान के कारण वॉरिंगटन के हाथ से तूफान छूट गया और केटी बेल से भी छूट गया और तूफान मॉन्टेग्यू के पास है। नागशक्ति का कंपाउंड मॉन्टेग्यू तूफान लेकर पिच पर चला जा रहा है। चलो गुरुद्वार वालों, उसे रोको। हैरी स्टेडियम के सिरे पर नागशक्ति के गोल के पीछे उड़ रहा था। वह यह नहीं देखना चाहता कि रॉन वाले सिरे पर क्या हो रहा था। जब वह नागशक्ति के कीपर के पास से तेजी से गुजरा तो उसने सुना कि ब्लेचली भी नीचे की भीड़ के साथ गा रहा था, वीजली एक भी गोल नहीं बचा सकता। और प्यूसी ने एक बार फिर एलिसिया को चकमा दे दिया है और वह सीधे गोल की तरफ जा रहा है और उसे रोको रॉन। क्या हुआ है यह पता लगाने के लिए हैरी को देखने की जरूरत नहीं थी। गुरुद्वार के सिरे से भयंकर आह निकली और नागशक्ति वाले जमकर चीखे तथा तालियां बजाने लगे। नीचे देखने पर हैरी को कुतिया जैसे चेहरे वाली पेंसी पार्किंसन दर्शक दीर्घा में दाईं तरफ बैठी दिखी। उसकी पीठ पिच की तरफ थी और वह किसी ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक की तरह नागशक्ति के समर्थकों को निर्देशित कर रही थी जो गरज रहे थे। इसलिए नागशक्ति का हर विद्यार्थी गाता है, वीजली हमारा राजा है। लेकिन 20-0 का अंतर कुछ नहीं था। अब भी गुरुद्वार आगे निकल सकता था या सुनहरी गेंद पकड़ सकता था। हैरी ने खुद को समझाया कि कुछ गोल हो जाए तो वे हमेशा की तरह आगे निकल जाएंगे। उसे एक चमकती हुई चीज दिखी जिस तक पहुंचने के लिए वह दूसरे खिलाड़ियों के बीच से लहराता हुआ निकला। लेकिन पास पहुंचने पर उसे पता चला कि यह सुनहरी गेंद नहीं बल्कि मॉन्टेग्यू की घड़ी का पट्टा है।
लेकिन रॉन ने 2 गोल और करवा लिए। अब सुनहरी गेंद को पकड़ने की हैरी की इच्छा दहशत में बदल गई थी। काश वो इसे जल्दी से पकड़ सके ताकि मैच जल्दी खत्म हो जाए। और गरुड़द्वार की केटी बेल प्यूसी को चकमा देकर निकली। मॉन्टेग्यू को पार किया, बहुत बढ़िया केटी, और उसने जॉनसन को तूफान दे दिया है। एंजेलिना जॉनसन ने तूफान को लिया, वॉरिंगटन के पार निकली, गोल की तरफ बढ़ रही है। शाबाश एंजेलिना, गरुड़द्वार ने स्कोर कर लिया। अब स्कोर 40-10 है। नागशक्ति 40-10 से आगे है और प्यूसी के पास तूफान है। गरुड़द्वार की तालियों के बीच हैरी को लूना के अजीब शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसका मनोबल बढ़ गया। सिर्फ 30 पॉइंट का अंतर था, जो ज्यादा नहीं था। वे आसानी से इसे बराबर कर सकते थे। हैरी झुककर एक पहलवान से बचा जो क्रैब ने उसकी दिशा में मारा था। फिर वो सुनहरी गेंद को पकड़ने के लिए पिच पर चारों तरफ देखने लगा। उसकी एक आंख मैल्फॉय पर जमी थी कि शायद वह उसे देखने के लक्षण दिखाए, लेकिन मैल्फॉय भी उसी की तरह स्टेडियम में चारों तरफ उड़ रहा था और निराशाजनक खोज में जुटा हुआ था। प्यूसी ने वॉरिंगटन को पास दिया, वॉरिंगटन ने मॉन्टेग्यू को, मॉन्टेग्यू ने प्यूसी को। जॉनसन बीच में आ गई, जॉनसन ने तूफान छीन लिया, जॉनसन ने बेल को दे दिया। यह अच्छा दिख रहा है, मेरा मतलब है बुरा दिख रहा है। नागशक्ति के गोयल ने बेल को पहनवार मार दिया और अब एक बार फिर तूफान प्यूसी के पास पहुंच चुका है। वीजली कूड़ेदान में पैदा हुआ है, वो हमेशा तूफान छोड़ देता है। वीजली हमें जिताएगा। लेकिन हैरी को आखिरकार सुनहरी गेंद दिख गई। वह छोटी सी गेंद अपने पंख फड़फड़ाती हुई पिच के नागशक्ति वाले छोर पर जमीन से कुछ फुट ऊपर मंडरा रही थी। उसने गोता लगा दिया। कुछ ही पल में मैल्फॉय भी हैरी की बाईं तरफ नीचे आ रहा था और अपनी झाड़ू पर लेटा हुआ किसी हरे चांदी के रंग के झोंके की तरह दिख रहा था। सुनहरी गेंद ने एक रिंग के निचले हिस्से का चक्कर लगाया और दर्शक दीर्घा के दूसरे सिरे की तरफ उड़ चली। दिशा का यह बदलाव मैल्फॉय के लिए ज्यादा उपयुक्त था, जो ज्यादा करीब था। हैरी ने अपनी फायरबॉल घुमाई। अब वह और मैल्फॉय बराबर ही पर थे। जमीन से कुछ फुट दूर हैरी ने अपने दाएं हाथ को अपनी झाड़ू से उठाया और सुनहरी गेंद की तरफ बढ़ाया। उसकी दाहिनी तरफ मैल्फॉय ने भी अपनी बांह बढ़ाई और उंगलियों से टटोलने लगा। 2 हताशा भरे सेकंडों में यह हो गया। जब सबकी सांस रुक गई, हैरी की उंगलियां छटपटाती हुई सुनहरी सी गेंद पर कस गई। मैल्फॉय के नाखून हैरी के हाथ के पीछे लगे। हैरी ने अपनी झाड़ू ऊपर खींची, छटपटाती गेंद सबको दिखाई और गरुड़द्वार के दर्शक चीख कर तालियां बजाने लगे। वे बच गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि रॉन ने गोल होने दिए थे। किसी को याद नहीं रहेगा क्योंकि गरुड़द्वार जीत गया था। भड़ाम! एक पहलवान हैरी की पीठ में लगा और वो अपनी झाड़ू से आगे की तरफ गिर गया। किस्मत से वह जमीन से सिर्फ 5-6 फुट ऊपर था, क्योंकि सुनहरी गेंद को पकड़ने के लिए उसने गोता लगा दिया था। इसके बावजूद उसकी हवा निकल गई क्योंकि वो पिच पर पीठ के बल गिर गया था। उसने मैडम हुच की तीखी सीटी सुनी। दर्शक दीर्घा से आता शोर सुना, जिसमें सीटियों, गुस्से से भरी चीखों और तानों की आवाजें आ रही थी। फिर एक धम के साथ एंजेलिना की तेज आवाज सुनाई दी। तुम ठीक तो हो? हाँ, हैरी ने गंभीरता से कहा और उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। मैडम हुच नागशक्ति के एक खिलाड़ी की तरफ तेजी से उड़कर जा रही थी। हालांकि इस कोण से उसे दिख नहीं पा रहा था कि वह खिलाड़ी कौन सा है। वह क्रैब नाम का ठग था, एंजेलिना ने गुस्से से कहा। जैसे ही उसने देखा कि तुमने सुनहरी गेंद पकड़ ली है, उसने पहलवान तुम्हारी तरफ मार दिया। लेकिन हम जीत गए हैरी, हम जीत गए। हैरी को अपने पीछे किसी की हंसी सुनाई दी। वह पलटा। सुनहरी गेंद अब भी उसके हाथ में कसकर बंद थी। ड्रेको मैल्फॉय उसके करीब ही उतर आया था। आवेश के कारण उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन वह अब भी ताना मारने में कामयाब हो गया। वीजली की गर्दन बचा ली है ना? उसने हैरी से कहा। मैंने जिंदगी में इतना बुरा कीपर नहीं देखा, लेकिन वह कूड़े घर में पैदा हुआ है। तो तुम्हें मेरे बनाए गाने के बोल पसंद आए पॉटर? हैरी ने जवाब नहीं दिया। वह टीम के बाकी खिलाड़ियों से मिलने के लिए मुड़ा, जो अब एक एक करके उतर रहे थे। जीत के उल्लास में हवा के मुक्के मार रहे थे और चीख रहे थे, सिवाय रॉन के, जो गोल पोस्ट के पास अपनी झाड़ू से उतर गया था और अकेले ही धीरे धीरे चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा था। हम और लाइनें लिखना चाहते थे, मैल्फॉय चिल्लाया, जब केटी और एलिसिया ने हैरी को गले लगाया। लेकिन हम मोटी और बदसूरत की तुक नहीं खोज पाए जो उसकी माँ के बारे में बोलना चाहते थे। खट्टे अंगूर, एंजेलिना ने मैल्फॉय को हिकारत से देखते हुए कहा। हम नकारा असफल आदमी का भी जिक्र नहीं कर पाए, उसके पिता के लिए। फ्रेड और जॉर्ज को एहसास हो गया कि मैल्फॉय किसका जिक्र कर रहा था। हैरी से हाथ मिलाते समय वे सख्ती से मैल्फॉय की तरफ देखने लगे। जाने दो, एंजेलिना ने तत्काल फ्रेड की बांह पकड़ते हुए कहा। जाने दो फ्रेड, उसे चिल्लाने दो। वह तो इस बात पर खींच रहा है कि वह हार गया, घटिया आदमी। लेकिन तुम तो बिजली परिवार को पसंद करते हो, है ना पॉटर? मैल्फॉय ने व्यंग से कहा।
वहां पर छुट्टियां बिताते हो। क्या पता तुम उस गट्टर को कैसे झेल पाते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मगलुओं के घर में पलने के बाद वीजली परिवार का कूड़ा घर भी उतना बदबूदार नहीं लगता होगा। हैरी ने जॉर्ज को पकड़ लिया। इस दौरान एंजेलिना, एलिसिया और केटी ने फ्रेड को पकड़ लिया ताकि वो मेल्फॉय पर छलांग न लगा दे। मेल्फॉय खुलकर हंस रहा था। हैरी ने मैडम हुच की तलाश में इधर उधर देखा, लेकिन वे क्रैब को उसके पहलवान के गैर कानूनी हमले के लिए डांट रही थी। ये शायद, मेल्फॉय ने पीछे हटते समय मुस्कुराते हुए कहा, वीजली के सुअरों के बाड़े से तुम्हें याद आता होगा कि तुम्हारी माँ के घर में कितनी बुरी बदबू आती थी। हैरी को इस बात का एहसास नहीं था कि उसने जॉर्ज को छोड़ दिया था। वह तो बस इतना जानता था कि एक सेकेंड बाद वे दोनों मेल्फॉय की तरफ तेजी से जा रहे थे। वह यह बात पूरी तरह भूल चुका था कि सभी टीचर्स देख रहे थे। वह तो बस मेल्फॉय को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाना चाहता था। उसके पास छड़ी बाहर निकालने का समय नहीं था, इसलिए उसने सुनहरी गेंद वाली मुट्ठी पीछे की और पूरी तेजी से मेल्फॉय के पेट में धंसा दी। हैरी, हैरी, जॉर्ज, नहीं! उसे लड़कियों के चीखने, मेल्फॉय के चिल्लाने, जॉर्ज के गाली देने, सीटी बजने और अपने चारों तरफ भीड़ के गरजने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। जब तक कोई पास से बाधितो नहीं चिल्लाया और वह उस मंत्र की शक्ति से पीछे नहीं गिर गया, तब तक वो मेल्फॉय के शरीर पर मुक्के मारता रहा। जब हैरी उठकर खड़ा हुआ तो मैडम हूच चीखी, तुम क्या कर रहे थे? उन्होंने ही हैरी पर बाधक मंत्र मारा था। उनके एक हाथ में सीटी थी और दूसरे हाथ में छड़ी। उनकी झाड़ू कुछ फुट दूर पड़ी थी। मेल्फॉय जमीन पर पड़ा हुआ था और रो रहा था। उसकी नाक से खून बह रहा था। जॉर्ज का होंठ सूज गया था। फ्रेड को अब भी तीनों धावक पकड़े हुए थे और क्रैब पीछे से खीखी कर रहा था। मैंने आज तक ऐसा व्यवहार नहीं देखा। तुम दोनों महल में सीधे अपने हाउस प्रमुख के पास जाओ, अभी। हैरी और जॉर्ज एड़ियों के बल मुड़े और पिच पर चलने लगे। दोनों हाफ रहे थे और एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। भीड़ का शोर और ताने धीमे होते जा रहे थे। आखिर वे प्रवेश हॉल में पहुंच गए, जहां उन्हें अपने कदमों की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हैरी को एहसास हुआ कि कोई चीज उसके दाएं हाथ में अब भी छटपटा रही थी, जिसकी उंगलियों से उसने मेल्फॉय के जबड़े पर चोट पहुंचाई थी। नीचे देखने पर उसे पता चला कि सुनहरी गेंद के चांदी जैसे पंख अब भी उसकी उंगलियों के बीच फड़फड़ा रहे थे और छूटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे लोग प्रोफेसर मैगोनिकल के ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी वे उनके पीछे गलियारे में धड़धड़ाती हुई आ गई। वे गरुद्वार का स्कार्फ पहने हुई थी, लेकिन पास आते समय उन्होंने कांपते हाथों से उसे अपने गले से उतार दिया और आग बबूला दिखने लगी। अंदर चलो, उन्होंने गुस्से से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी और जॉर्ज अंदर चले गए। वे अपनी डेस्क के पीछे पहुंच गई और गुस्से से कांपने लगी। उन्होंने गरुद्वार के स्कार्फ को फर्श पर एक तरफ फेंक दिया। अच्छा, उन्होंने कहा, मैंने इतना शर्मनाक व्यवहार पहले कभी नहीं देखा। एक पर दो ने हमला किया, कारण बताओ। हैरी ने सख्ती से कहा। मेल्फॉय ने हमें गुस्सा दिलाया था। गुस्सा दिलाया था? प्रोफेसर मैगोनिकल चिल्लाई और अपनी डेस्क पर मुक्का मारा, जिससे बिस्कुट का डब्बा एक तरफ गिरकर खुल गया और फर्श पर बिस्कुट फैल गए। वह उसी समय हारा था, है ना? जाहिर है वह तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे तुम दोनों ने उस पर? जॉर्ज गुर्राया। उसने मेरे मम्मी डैडी और हैरी की मम्मी का अपमान किया था। लेकिन मैडम हूच को यह मामला सुलझाने के बजाय तुम दोनों ने मगलुओं की तरह कुश्ती करने का फैसला किया, है ना? प्रोफेसर मैगोनिकल गर्जी। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम लोगों? हैरी और जॉर्ज दोनों घूम गए। डेलोरेस अम्ब्रिज दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वे हरा चोगा पहनी थी, जिस वजह से वे बड़ी मेंढकी जैसी लग रही थी। वे इतने भयंकर, बुरे और खतरनाक तरीके से मुस्कुरा रही थी कि हैरी समझ गया कि वे बहुत बुरा करने वाली हैं। प्रोफेसर अम्ब्रिज ने बहुत जहरीली मीठी आवाज में कहा, क्या मैं मदद कर सकती हूँ प्रोफेसर मैगोनिकल? प्रोफेसर मैगोनिकल के चेहरे पर खून की सनसनाहट दौड़ गई। मदद? उन्होंने संयत आवाज में दोहराया। आपका क्या मतलब है, मदद? प्रोफेसर अम्ब्रिज ऑफिस में आगे आई। वे अब भी उतनी ही बुरी तरह मुस्कुराए जा रही थी। मैंने सोचा कि आप थोड़ी ज्यादा अधिकारों के लिए कृतज्ञ होंगी। हैरी को देखकर हैरानी नहीं होती अगर प्रोफेसर मैगोनिकल के नथुनों से चिंगारियां निकलने लगती। आपने गलत सोचा था, उन्होंने कहा और अम्ब्रिज की तरफ पीठ घुमा ली। अब तुम दोनों गौर से सुनो। मुझे परवाह नहीं है कि मेल्फॉय ने तुम्हें क्या कहकर गुस्सा दिलाया। मुझे यह भी परवाह नहीं है कि उसने तुम्हारे पूरे परिवार का अपमान किया। तुम्हारा व्यवहार बहुत ही घटिया था और मैं तुम दोनों को 1 हफ्ते की सजा देती हूँ। मेरी तरफ इस तरह मत देखो पॉटर, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कभी प्रोफेसर मैगोनिकल ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे धैर्य के लिए प्रार्थना कर रही हो, जब उन्होंने प्रोफेसर अम्ब्रिज की तरफ चेहरा घुमाया। हाँ, अम्ब्रिज ने और ज्यादा खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि उन्हें सजा से ज्यादा मिलना चाहिए। प्रोफेसर मैगोनिकल की आंखें फैल गईं, लेकिन दुर्भाग्य से
उन्होंने बदले में मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, जिससे ऐसा लगा जैसे उनका जबड़ा जकड़ गया हो। मेरा फैसला ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मेरे हाउस में है, डेलोरेस। देखो मिनर्वा, प्रोफेसर अम्ब्रिज ने कहा, दरअसल तुम्हें पता चलेगा कि मेरा फैसला ही महत्वपूर्ण है। वह आदेश कहाँ चला गया? कॉर्नेलियस ने अभी अभी भेजा है। मेरा मतलब है। उन्होंने नकली हंसी निकालकर अपने हैंडबैग में टटोला। मंत्री जी ने अभी अभी भेजा है। ओह हाँ। उन्होंने एक चंपत्र बाहर निकाला, अपना गला साफ किया और उसमें लिखे शब्द पढ़ने लगी। शैक्षणिक कानून क्रमांक 25। प्रोफेसर अम्ब्रिज ने हिंसक तरीके से कहा। ओह, एक और कानून आ गया। हाँ, अम्ब्रिज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दरअसल मिनर्वा, तुम्हारे कारण मुझे लगा कि हमें और संशोधनों की जरूरत है। तुम्हें याद होगा, मैं गरुड़द्वार की क्विडिच टीम के पुनर्गठन की इजाजत नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम मामले को डंबलडोर तक ले गई। उन्होंने टीम को खेलने की इजाजत देने पर जोर दिया। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती थी? मैंने तत्काल मंत्री जी से संपर्क किया और वे मुझसे सहमत थे कि सर्वोच्च प्रशासक के पास विद्यार्थियों के अधिकार कम करने की शक्ति होनी चाहिए, वरना उसके मेरा मतलब है मेरे पास साधारण टीचर से कम अधिकार होंगे। और मिनर्वा, तुमने देखा ना मैं कितनी सही थी, जो गरुड़द्वार की टीम को दोबारा बनने से रोकना चाहती थी। भयंकर गुस्सा। वैसे मैं अपने संशोधन को पढ़ रही थी। सर्वोच्च प्रशासक को तत्काल प्रभाव से हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों से संबंधित सभी सजाओं, अनुमतियों एवं अधिकारों की कटौती पर सर्वोच्च अधिकार होगा और स्टाफ के बाकी सदस्यों द्वारा आदेशित सजाओं, अनुमतियों एवं अधिकारों की कटौतियों से संबंधित आदेशों को बदलने की शक्ति होगी। हस्ताक्षर कॉर्नेलियस फज, जादू मंत्री, ऑनलाइन ऑफ मंडन फर्स्ट क्लास, आदि आदि। उन्होंने चंपत्र को मोड़कर वापस अपने हैंडबैग में रख लिया और अब भी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने हैरी और जॉर्ज की तरफ देखते हुए कहा, मैं दरअसल सोचती हूँ कि इन दोनों पर भविष्य में क्विडिच खेलने पर प्रतिबंध लगाना ठीक रहेगा। हैरी को महसूस हुआ कि सुनहरी गेंद उसके हाथ में बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। प्रतिबंध? उसने कहा और उसे अपनी आवाज बहुत दूर से आती लगी। खेलने से? भविष्य में? हाँ मिस्टर पॉटर, मुझे लगता है कि आजीवन प्रतिबंध से काम हो जाना चाहिए, अम्ब्रिज ने कहा। उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उन्होंने देखा कि वह उनकी बातों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। तुम पर और मिस्टर वीजली पर, अब मुझे लगता है एहतियात के तौर पर इस लड़के के जुड़वा भाई पर भी प्रतिबंध लगाना ठीक रहेगा। अगर उसकी टीम के साथियों ने उसे नहीं रोका होता तो मुझे यकीन है कि वह भी मिस्टर मेलफॉय पर हमला कर देता। जाहिर है मैं उनकी झाड़ुएं जब्त करके अपने ऑफिस में रख लूंगी ताकि मेरे लगाए प्रतिबंध का उल्लंघन ना हो पाए, लेकिन मैं अतार्किक नहीं हूँ प्रोफेसर मैगोनिकल। उन्होंने प्रोफेसर मैगोनिकल की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो अब किसी बर्फ की मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी थी और उन्हें घूर रही थी। बाकी की टीम खेल सकती है, मुझे उनमें से किसी में हिंसा के लक्षण नहीं दिखे। अच्छा तो गुड आफ्टरनून। बेहद संतुष्टि के भाव के साथ अम्ब्रिज कमरे से चली गई और अपने पीछे भयंकर खामोशी छोड़ गई। प्रतिबंध? एंजेलिना ने हॉल में उस रात को खोखली आवाज में कहा। प्रतिबंध? खोजी भी नहीं, मारक भी नहीं, अब हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं लग रहा था कि वे मैच जीते हों। जहां भी हैरी देखता था उसे असंतुष्ट और नाराज चेहरे दिखते थे। टीम के खिलाड़ी आग के पास लुढ़के हुए थे, रॉन के सिवाय, जो मैच के बाद से अब तक नजर नहीं आया था। यह तो सरासर नाइंसाफी है, एलिसिया ने कहा। मेरा मतलब है क्रैब ने भी तो सीटी बजने के बाद पहलवान मारा था, क्या उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया है? नहीं, जिनी ने दुख से कहा। वह हरमाइनी हैरी के आजू बाजू बैठी थी। उसे बस लाइनें लिखने की सजा मिली है। मैंने डिनर के वक्त मॉन्टेग्यू को इस बारे में हंसते हुए सुना था। और फ्रेड पर प्रतिबंध लग गया जबकि उसने कुछ किया ही नहीं था, एलिसिया ने गुस्से से अपने घुटने पर मुक्का मारते हुए कहा। यह मेरी गलती नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, फ्रेड ने अपने चेहरे पर बहुत बुरा भाव लाते हुए कहा। अगर तुम तीनों ने मुझे पकड़ा नहीं होता तो मैं उस बंदर का कचुम्बन निकाल देता। हैरी ने अंधेरी खिड़की की तरफ उदासी से घूरा। बर्फ गिर रही थी। जो सुनहरी गेंद को उसने पहले पकड़ा था वह अब हॉल में चारों तरफ उड़ रही थी। विद्यार्थी मंत्रमुग्ध होकर उसकी उड़ान देख रहे थे और क्रुक्षेंस उसे पकड़ने के लिए एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर उछल रही थी। मैं सोने जा रही हूँ, एलिसिया ने धीरे धीरे खड़े होते हुए कहा। शायद यह बुरा सपना साबित होगा। शायद कल सुबह जागने पर मुझे पता चलेगा कि मैच हुआ ही नहीं है। उसके बाद एलिसिया और केटी भी जल्दी ही चली गईं। फ्रेड और जॉर्ज कुछ समय बाद सोने चले गए और राह में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को गुस्से से घूरते हुए गए। जिनी भी कुछ समय बाद चली गई। अब आग के पास सिर्फ हैरी और हरमाइनी ही बचे थे। हरमाइनी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने रॉन को देखा? हैरी ने अपना सिर हिलाया।
मुझे लगता है कि वह हमसे अपना मुंह छिपा रहा है, हरमाइनी बोली। तुम्हें क्या लगता है, वह कहाँ? लेकिन उसी पल उसके पीछे एक चर की आवाज आई। जब मोटी औरत आगे की तरफ झुक गई और रॉन तस्वीर के छेद में से अंदर आया। उसका चेहरा बहुत पीला दिख रहा था और उसके बालों पर बर्फ जमी थी। हैरी और हरमाइनी को देखते ही वह एकदम रुक गया। हरमाइनी ने चिंता से उठते हुए कहा, तुम कहाँ थे रॉन? बाहर टहल रहा था, रॉन बुदबुदाया। वह अब भी अपने क्विडिच के दुशाले पहने था। तुम तो तुम तो जमे हुए दिख रहे हो, हरमाइनी बोली। आग के पास आकर बैठ जाओ। रॉन आग के पास तक चलकर आया और हैरी की तरफ देखे बिना उससे सबसे दूर वाली कुर्सी पर धंस गया। सुनहरी गेंद उसके सिर के ऊपर उड़ती रही। रॉन अपने पैरों की तरफ देखकर बुदबुदाया, मुझे अफसोस है। किस बात के लिए? हैरी ने कहा। यह सोचने के लिए कि मैं क्विडिच खेल सकता हूँ, रॉन ने कहा। मैं कल सुबह इस्तीफा दे दूंगा। अगर तुम इस्तीफा दे दोगे, हैरी ने कड़वे लहजे में कहा, तो टीम में सिर्फ 3 खिलाड़ी बचेंगे। जब रॉन हैरान दिखने लगा तो उसने कहा, मुझ पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है और फ्रेड और जॉर्ज पर भी। क्या? रॉन ने हैरानी से पूछा। हरमाइनी ने उसे पूरी कहानी बताई। हैरी दोबारा पूरी बात बताना सहन नहीं कर सकता था। हरमाइनी की बात पूरी होने पर रॉन पहले से भी ज्यादा दुखी दिखने लगा। यह सब मेरी गलती है, हैरी ने गुस्से से कहा। तुमने मुझे मेलफॉय को मुक्का मारने के लिए नहीं कहा था। अगर मैं इतनी बुरी तरह नहीं खेलता, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उस गाने के कारण मैं बौखला गया था। उसके कारण कोई भी बौखला सकता था। हरमाइनी उठकर खड़ी हुई और खिड़की से टकराती बर्फ को देखते हुए खिड़की के पास तक गई। देखो, इसे छोड़ दो, ठीक है? हैरी फट पड़ा। तुम हर चीज के लिए खुद को दोष मत दो, पहले ही हालत बहुत खराब है। रॉन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दुशाले के गीले सिरे को उदासी से घूरता रहा। कुछ समय बाद उसने निढाल आवाज में कहा, मुझे जिंदगी में इतना बुरा पहले कभी नहीं लगा। हैरी ने कटुता से कहा, हमारे साथ शामिल हो जाओ। देखो, हरमाइनी ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं एक बात सोच सकती हूँ जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगे। अच्छा? हैरी ने संदेह से पूछा। हाँ, हरमाइनी ने कहा। वो बर्फ से ढकी काली खिड़की से दूर हटी और मुस्कुराते हुए बोली, हैग्रिड लौट आया है।